पर जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं या जिन पे खेत नहीं है, फिर प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट, एनर्जीज ज़्यादा होती है कि हरा चारा साल भर उपलब्ध नहीं रहता है, तो क्या क्या फायदे रहते हैं इस्तेमाल करने से लेबर की समस्या बहुत बड़ा हमारे जो पशुपालकों के बीच में समस्या का कारण है। कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा रिजल्ट मिलता है इससे। नमस्कार पशुपालक भाइयों बहनों, स्वागत है आपका पशुपालक की बात मिल्को मोर के साथ में। मैं रिया बेलवाल और आज हमारे साथ मौजूद हैं एनिमल एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट अजय सिंह जी, जो हमें पशुओं को खिलाने वाले विभिन्न प्रकार के चारों के बारे में बताएंगे, जैसे सूखा चारा, हरा चारा और साइलेज। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सर, जैसे हमारे दर्शक हैं वो शुरुआत से अपने पशुओं को हरा चारा, सूखा चारा खिलाते आ रहे हैं। लास्ट कुछ 10 सालों में एक साइलेज का नया कॉन्सेप्ट आया है। तो आप इन तीनों चारों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है बेसिक, वो बताएंगे? पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सूखा चारा, हरा चारा और साइलेज जो है हरे चारे का ही एक प्रकार है। उसके अलावा हेलेज होता है, हे होता है। तो सूखा चारा मतलब जिस चारे के अंदर नमी की उपस्थिति 5% के आसपास, 5 से 10% ही उपस्थित है, वो सूखा चारा कहलाता है। अच्छा। हरा चारा जो है जिसमें नमी जो है 80-85% तक नमी उपस्थित है, वो हरा चारा है। साइलेज एक तरीके का संरक्षित चारा है जो संरक्षण से बनाया जाता है। एक सही अवस्था होती है उसकी कटाई करने की, सही अमाउंट होता है चॉप करने का। चॉपिंग मतलब कि कितना हम उसे कुट्टी कर सकते हैं, तो उसको करके अवायवीय स्थिति मतलब कि हवा की अनुपस्थिति में उसे संरक्षित किया जाता है और किण्वन क्रिया होती है। उसके बाद जो उत्पाद तैयार होता है उसे साइलेज हम कहते हैं। तो सर, जैसे देखा जाता है हमारे किसान भाई बहनों पे चारे की उपलब्धता रहती है खेतों के कारण, पर जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं या जिन पे खेत नहीं है, वो किसान भाई बहन जो है वो थक हार के अपने जानवरों को सूखा चारा खिलाना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसकी उपलब्धता ज़्यादा है उनके हिसाब से, और इससे पशु की सेहत पे फ़र्क पड़ता है। ऑल्सो उसके जो दूध उत्पादन है उस पे भी फ़र्क आता है। लास्ट में जाता है उनकी आमदनी पे, तो उनकी आमदनी इससे लॉस पे चल रही है। इसका क्या समाधान हो सकता है, कैसे निकला जाए इस समस्या से? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हरा चारा जो है वो मोल करके भी लिया जा सकता है, मतलब ख़रीदा भी जा सकता है। तो अधिकतर क्या होता है, जिन एरियाज़ में हरा चारा अवेलेबल है वो लोग मोल ले लेते हैं और मतलब ख़रीद लेते हैं इस चारे को और अपने पशुओं को खिला पाते हैं, क्योंकि हरा चारा सूखे चारे के मुकाबले ज़्यादा डाइजेस्टिबल होता है, पाचक होता है। उसका जो है अपन देखेंगे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, फिर प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट, एनर्जीज ज़्यादा होती है हरे चारे में। पर जब हम इस चीज़ को और आगे की तरफ जाते हैं, जब डेयरी फार्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि साल भर उपलब्धता नहीं रहती है, जैसा भी आप भी कह रहे हैं कि हरा चारा साल भर उपलब्ध नहीं रहता है, तो उसकी कंडीशन में क्या है, जैसे साइलेज का कंसेप्ट जो आया है, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि आज की डेट में, आज की तारीख में एक पशुपालक जो है बिना हरे चारे के जो है अपने इसको फार्म को सरवाइव नहीं करा सरवाइव सकता। नहीं कर सकता। तो उसमें क्या है, हरा चारा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे हमको साइलेज की आवश्यकता आती है। और उपलब्धता हो भी तो भी साइलेज जो है हरे चारे से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जैसे कि हम देखेंगे कि हरे चारे के अंदर 85% 90% तक पानी होता है, नमी होती है, पर वहीं साइलेज में जो है 70% तक ही होती है, 65 से 70% तक जो है उसके अंदर नमी होती है। तो इसका जो ड्राई मैटर है, जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में भी हमने बताया था सभी पशुपालकों को, कि जो ड्राई मैटर है वो लगभग हमारे पास में 30 से 35% होता है, डबल जो है हम कह सकते हैं कि हरे चारे के मुकाबले उपस्थित होता है। साथ में जो साइलेज है ये 5 से 10% ज़्यादा डाइजेस्टिबल होता है। जैसे हम अच्छा। कहेंगे कि हरा चारा जो है वो 55 से 60% तक डाइजेस्टिबल है, पर साइलेज जो है, क्योंकि हमने इसे वायवीय कंडीशंस में इसको संरक्षित किया था, और साथ में ही हम ये देख सकते हैं कि हवा की अनुपस्थिति के कारण से इसमें किण्वन क्रिया हुई है, फर्मेंटेशन हुआ है। जैसे हम देखते हैं घरों में खमीर उठाते हैं हम, कुछ भी चीज़ बना रहे होते हैं,
तो वैसे ही इसको हवा की अनुपस्थिति में किण्वनित किया जाता है, जो कि सेम है जो पशु के रूमन में किण्वन क्रिया होती है, फर्मेंटेशन होता है, सेम है। तो हमने एक तरीके से 5-10% जो है डाइजेशन इसका वहाँ बढ़ा दिया है, तो पशु को उतना ही डाइजेशन करने में मदद मिल जाती है, कम डाइजेशन करना पड़ता है। तो साइलेज इस कारण से थोड़ा बेहतर चीज़ है और इसके लाभ बहुत हैं। अगर हम देखेंगे साइलेज को यूज़ करने के बहुत सारे लाभ हैं। सुनने में आ रहा है हमारे किसान भाई बहन, हमारे पशुपालक भाई बहन जो है वो इसका कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल काफ़ी कर रहे हैं। आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या फ़ायदे रहते हैं इसके। देखिए हरा चारा और साइलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम जब भी हरे चारे की तरफ बात करते हैं तो सबसे पहले तो लेबर इशू जो है पशुपालकों के साथ में वो बहुत ज़्यादा आता है। तो साइलेज को इस्तेमाल करने से लेबर की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम देखेंगे कि साल भर आपको हरा चारा काटना पड़ेगा और खिलाना पड़ेगा। कभी आपको सर्दी का मौसम आएगा, कभी गर्मी का मौसम आएगा, कभी बरसात का मौसम आएगा, तो उसमें हम क्या लेबर डिपेंडेंट हो जाते हैं। साइलेज जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे लेबर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि वो एक ही जगह पे उपस्थित है और वहाँ से केवल लेके आना है। पर अलग अलग मौसमों में खेत से किसी चीज़ को काट के लेके आना, वो फिर लेबर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। उसने कम लाया, ज़्यादा लाया, खेत में पानी भरा हुआ है, तेज़ ठंड में उसने कम काट लिया, ज़्यादा गर्मी में वो अंदर ज़्यादा खेत की तरफ जाना नहीं चाह रहा, तो उसकी बड़ी फ़र्क है। उसके अलावा आप देखेंगे जो हरा चारा है, हरी फसल को हम काटने जा रहे हैं, तो आज पहले दिन पे जो फसल काट रहे हैं, खेत तो एक ही है, 15 दिन बाद उसका जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, 15 दिन भी हम उसी खेत को, उसी फसल को काट रहे हैं जी, ठीक है। तो उसके कारण से जो है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन जा रही है। साइलेज में क्या कर रहे हैं, हम संरक्षित कर रहे हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरे साल सेम रहती है। तो इसके कारण से साइलेज उसमें अधिक बढ़िया, ज़्यादा अच्छा काम करता है। ड्राई मैटर का मैंने आपको बताया कि अगर हम 10 किलो हरा चारा खिला रहे हैं तो उसका ड्राई मैटर 15% है, मतलब हमको केवल 1.5 किलो ही जो है हरा चारा उपलब्ध हो रहा है ड्राई मैटर की फॉर्म में। वहीं साइलेज हम 10 किलो खिला रहे हैं तो 3 किलो उपलब्ध हो रहा है, वो भी 10% 15% ज़्यादा डाइजेस्टिबल। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उसका दूध बढ़ता है, साइलेज में जो एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं वो उसके जो मेटाबॉलिज्म है, जो उसके पाचन क्रिया है उसको मदद देते हैं। तो उसके कारण से जो है ज़्यादा उसके फैट बनेगा, बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिशंस ज़्यादा होंगे और उसको एनर्जीज ज़्यादा मिलेंगी, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। लेबर डिपेंडेंसी के बारे में हमने बात करी कि साइलेज के कारण से जो है लेबर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, तो वो बहुत बड़ा हमारे जो पशुपालकों के बीच में समस्या का कारण है, वो एक समस्या का समाधान हो जाता है। एक घरों के अंदर अधिकतर क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन है जो पशुपालन कर रहा है वो उससे बंधा रहता है, वो किसी भी जगह पे कोई ब्याह शादियों में कहीं पे भी जा नहीं पा रहा है। तो साइलेज के होने से क्या है, ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि साइलेज को स्पेसिफिक बस एक बता दिया है डालना है। जैसे आजकल इसका कमर्शलाइजेशन बहुत हो गया साइलेज का। अच्छा, बहुत सारी बेलिंग यूनिट्स जो हैं आ गई हैं और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से साइलेज की बेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसको अच्छे तरीके से बना रहे हैं और बना के और अच्छी रेट्स में इसको सेल कर रहे हैं, जिससे पशुपालक को ये प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। इसीलिए कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है कि जो चीज़ अवेलेबल है, संरक्षित चारा हमारे पास अवेलेबल है, तो हम जो है हरे चारे पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये सब चीज़ों के कारण से साइलेज जो है बेहतर है। तो बेसिकली इससे हमारा दूध उत्पादन भी बढ़ता है, बिल्कुल, और हमारी लेबर कम होने से खर्चा कम करना पड़ता है, बिल्कुल, कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा रिजल्ट मिलता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या हम किसी भी फसल से साइलेज बना सकते हैं, या उसके कुछ पर्टिकुलर हमारे पास फसलें हैं जो उसके लिए बेहतर रहेंगी? हाँ बिल्कुल, किसी भी सीरियल ग्रेन वाली फसल से हम जो है साइलेज का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, अच्छे से। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि उसकी जो अवस्था है, जब उसे काटा जाता है तो कटाई की अवस्था जो है हमको देखनी पड़ती है, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में उसमें जो नमी है वो कितनी है वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ में जो है उसको किस तरीके से हमें पैक करना है, क्योंकि हवा की अनुपस्थिति में ही साइलेज बनेगा। अच्छा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। फर्मेंटेशन प्रोसेस है, हवा की अनुपस्थिति में फर्मेंटेशन होना चाहिए।
अगर वो किण्वन क्रिया जो है, फर्मेंटेशन की क्रिया है, हवा के साथ प्रेजेंट हुई तो सारी फसल खराब हो खराब जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्च कंटेंट पे बहुत डिपेंड करता है साइलेज का बनना। तो इसीलिए क्या है कि हम देखते हैं कि मक्की की फसल को पूरे ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे साइलेज बनाया जाता है और इसकी मान्यता दी गई है कि नीम मक्की की फसल, क्योंकि मक्की क्या है, मक्की की फसल एक कंप्लीट क्रॉप है। अच्छा। ठीक है, उसकी एक स्टेज आती है जब उसके अंदर 30 से 35% का ड्राई मैटर अवेलेबल होता है। हाँ। उसी स्टेज के ऊपर जो है मक्की के अंदर स्टार्च कंटेंट जितना चाहिए फर्मेंटेशन कराने के लिए वो अवेलेबल होता है, क्योंकि सबसे पहले जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं वहाँ शुगर कंटेंट बहुत होता है। अच्छा। शुगर धीरे धीरे पक के स्टार्च की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वो स्टेज मक्की में प्रॉपर आ जाती है और देखना बहुत आसान है, पहचानना बहुत आसान है उस फसल को, क्योंकि मक्की में क्या है कि मिल्क लाइन स्टेज आती है। अच्छा। ठीक है, हम उसको देख भी सकते हैं कि एक मिल्क लाइन स्टेज आती है जहाँ पे जो मक्की के दाने हैं वो आधे पीले और आधे सफ़ेद रह जाते हैं। उस स्टेज पे हमको मक्की को काटना होता है और उसकी चॉपिंग लेंथ, जिसका जो है आधा इंच से कम की चॉपिंग लेंथ रहती है, 80% जो है इस तरीके का चॉपिंग लेंथ रहेगी, तो ज़्यादा जो है वो फर्मेंटेशन के काबिल हो जाएगी और दाना हमको क्रश करना होगा। कौन क्रशर्स हमको उस टाइम पे चाहिए होंगे। इस तरीके से जो है हम साइलेज बना सकते हैं। और उसके बाद आता है कैसे हम उसे कंप्रेस करें, मतलब कैसे हम उसे पैक करें। पैकिंग में इंडियन कंडीशंस के अंदर लोग जो है साइलेज अपने घरों में पिटों के अंदर बनाते हैं। अच्छा। गड्ढा कर लेते हैं, उस पर बनाते हैं। पाइल साइलेज भी बनता है जो धरती पे ही जो है उसे प्रेस करके बनाया जाता है। और आजकल नई यूनिट्स आ गई हैं, बेलिंग यूनिट्स आ गई हैं, उसके अंदर भी साइलेज बनाया जाता है। बेलिंग यूनिट्स क्या करती है, कंप्रेस करती हैं चॉप्ड फॉडर को और उसे रैप कर देती हैं। 45 से 60 दिन का प्रोसेस है। अगर आप कोई भी इनोकुलेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो जल्दी वो प्रोसेस हो जाता है, नहीं तो 60 दिन हमें रखना होता है। बेसिकली क्या है, एनारोबिक फर्मेंटेशन कराना है, हवा की अनुपस्थिति में फर्मेंट कराना है और उस फर्मेंटेशन के लिए प्रॉपर स्टार्च अवेलेबल होना चाहिए और वो प्रॉपरली पैक्ड होना चाहिए, हवा नहीं एंटर करनी चाहिए। मॉइस्चर कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा पानी है तो भी फसल ख़राब हो जाएगी, कम पानी है तो नुकसान होएगा किसान को या पशुपालक को। साइलेज की डिपेंडेंसी बहुत है, इसीलिए आजकल ये बेलिंग यूनिट्स आ गई हैं। तो इस तरीके से हम साइलेज को बनाते हैं। तो मक्की की फसल पहचानना अच्छा है और सुलभ है, सरल है, इस कारण से मक्की की फसल के साथ में अधिकतर लोग जो है साइलेज बनाते हैं। बाकी बहुत लोग जो हैं गेहूं की फसल का साइलेज भी बना रहे होते हैं, जई की फसल का भी बना रहे होते हैं। स्टार्च कंटेंट अगर हम पहचान पाएँ और उसकी नमी की अवस्था हम सही पहचान पाएँ तो हम और क्रॉप से भी बना सकते हैं, सीरियल ग्रेन क्रॉप से किसी से भी साइलेज को बना सकते हैं। अच्छा, तो मोटा मोटा इसमें रेशो और आंकड़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप किस परसेंटेज पे क्या चीज़ें डाल रहे हो, क्या कितने टाइम तक फर्मेंटेट हो रहा है, कितने टाइम तक रह रहा है, वो उसका फ़र्क बिल्कुल, पड़ता है। मेजर क्या है कि उसके अंदर दाने कितने। जैसे दाने मक्की कितने की हैं। फसल की हम बात करें तो 60% जो है पौधे का भाग होना चाहिए, 40% जो है उसका भुट्टे का भाग होना चाहिए। अच्छा। तभी अच्छा साइलेज बनेगा, क्योंकि स्टार्च कंटेंट उस रेशो में आता है। जी। अगर फसल में ये नहीं है, हमने मानो भुट्टे हटा दिए हैं, भुट्टे या पंजाब में छल्ली कहते हैं, वो हमने हटा दिए हैं, कम कर दिए हैं, तो वहाँ से भी दिक्कतें आना चालू होंगी, क्योंकि अच्छा। उसके पास फर्मेंट होने के लिए उतना स्टार्च कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा, उतना अच्छा फर्मेंट नहीं हो पाएगा। और इसका मापक है पीएच। अच्छा। क्या होता है, जब शुरू में हम साइलेज बनाते हैं तो शुरू के 2 दिन के अंदर उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ से हाई जाता है, क्योंकि अंदर उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। अच्छा। क्योंकि हम बचपन से सभी जानते हैं कि जहाँ ऑक्सीजन होगी वहीं आग लग आग सकती है, लग सकती है। तो वो गर्माहट उसी की पैदा है। फिर टेम्परेचर वो बढ़ धीरे जाता है धीरे क्या उसका। होगा, वो क्रॉप जो है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेती है। अच्छा। ऑक्सीजन को उसने यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद वो एकदम से ठंडा होएगा। अच्छा। तो ये भी एक मापक है कि किस तरीके से हम देखते हैं 2-3 दिन बाद में वो ठंडा हो जाना चाहिए साइलेज। अंदर हाथ डालते हैं वो गर्म नहीं होना चाहिए। अगर अगर हम बेलिंग देख रहे हैं तो किसी भी चीज़ से हम टेम्परेचर उसका मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद में वो जो है पीएच उसका देखते हैं हम। साइलेज जब बन जाता है 60 दिन के बाद हम जब देखते हैं तो पीएच जो है 3.8 टू 4.2 का मापक दिया गया है कि अगर इस पीएच का होगा तो अच्छा साइलेज हमारा बन के तैयार हुआ है।
उसके अलावा विभिन्न तरीके के एसिड्स बनते हैं, अच्छा। लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब बन रहे होते हैं। तो उनकी परसेंटेजेस हैं जो आजकल जो साइलेज कंपनियां हैं वो आ रही हैं, वो क्लेम कर रही है कि हमारे वाले में क्या चीज़ कितनी है। सबसे बड़ा मापक इसका पीएच है और ड्राई मैटर होता है कि कितना ड्राई मैटर वाला साइलेज हमारे पास अवेलेबल है। मतलब लगभग जो है 30 से 35% के बीच का होना चाहिए। उसके बाद एनडीएफ और एडीएफ कंटेंट, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर और एसिड डिटर्जेंट फाइबर जो है वो एक और मापक हैं साइलेज के, जो हम देख सकते हैं कि उनको अगर हमने टेस्ट करवाया लैब के अंदर तो वो कितने हैं। जैसे 45 से 55% के बीच में एनडीएफ होना चाहिए और 25 से 30% के बीच में एडीएफ होना चाहिए, तो एक अच्छा साइलेज हम उसको मान सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम साइलेज की क्वालिटी जज करते हैं या फार्मर्स उसे खिलाते हैं, अभी जो कंपनीज साइलेज का प्रमोशन कर रही है, नए एंटरप्रेन्योर्स है, इनके पास में ये सब रिपोर्ट्स अवेलेबल होती है। तो अच्छा। पशुपालकों के लिए अब बहुत इजी हो गया है अच्छे साइलेज को पहचानना। जो खुद का साइलेज नहीं बना पा रहे हैं वो इस तरीके से जा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि दूध बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि 10 से 15% हरे चारे के प्रोडक्शन बहुत, मुकाबले में हाँ। 10 से 15% जो है ज़्यादा पाचक है, तो दूध जो है बहुत तेज़ी से इसमें बढ़ता है और पशु भी स्वस्थ रहता है। तो मोटा मोटा इस पे आंकड़ों का ही खेल है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पशु का जो पेट है ना, उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा। पहला, जो हम कहते हैं पेट का पहला भाग है रूमन है, तो पिछले एपिसोड में भी हमने बताया कि रूमन किस तरीके से जो है हम काम करवा रहे हैं। तो उसका पीएच जो है सेम मेंटेन रहता है। उसको हम अगर बदल बदल के चारा देंगे तो पीएच भी उसका फ्लक्चुएट करता है। कंटिन्यूटी चारे में इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कारण से बड़े बड़े जो कमर्शियल फार्म्स हैं और या बड़े जो पशुपालक हैं जो चाहते हैं पशुपालक कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे जो पशु अच्छा का उत्पादन दे, या हर साल जो बछिया का प्रोविज़न है कि उससे जो है डेयरी फार्म जो है प्रॉफिट प्रोडक्शन में ज़्यादा जाता हो है, उनका। तो उसके लिए साइलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो उसे अपनाने की कोशिश करते हैं कि साइलेज हम यूज़ करें। और हरे चारे से बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे शुरू में भी मैंने बताया कि लेबर इशू बहुत है, कंसिस्टेंसी का बहुत फ़र्क है कि आज जो है इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है, कल खर्चा भी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत है। कम हो जाएगी, तो वो बड़ी परेशानी है। और दूसरा, खर्चे का पता नहीं लग पाता। हाँ, खर्चा ज़्यादा तो है पर खर्चे का पता नहीं लग पाता है कि हरे धीरे-धीरे चारे में होता है वो। कितना खर्चा लग रहा है। किसान को या पशुपालक को ये लगता है कि खेत तो अपना ही है, हाँ। इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, पर वो ज़्यादा, अगर हम उसकी ओवरऑल इकोनॉमिक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो खर्चा ज़्यादा हो रहा एक होता है। बजट बनाए तो और हमें ये सस्ता पड़ता है। बहुत सस्ता पड़ता है। मतलब आप देखेंगे जैसे 3 किलो जो अगर हम साइले लेते हैं तो 1 किलो तूड़ी के बराबर है। अच्छा, तो कॉस्टिंग दोनों की आज की डेट में सेम ही है, सेम है। तो वो बहुत बड़ा फ़र्क है। और न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा एडवांस है। अच्छा, अगर आप 3 किलो साइलेज खिला रहे हैं, 1 किलो आप हरा सूखा चारा कम कर रहे हैं, तो आपको कॉस्टिंग का भी बहुत फ़र्क आता है। तो एक तरीके से टोटल बैलेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि तूड़ी से इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं या सूखे चारे से इसे रिप्लेस कर सकते हैं, पर तीनों चीज़ों का बैलेंस होना एक चाहिए। न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए पशु के लिए। बिल्कुल, हरा चारा, सूखा चारा और जो कंपाउंड फीड है, तीनों का एक बैलेंस होना बैलेंस होना चाहिए। उस बैलेंस के साथ ही जो है हम अच्छा जो है न्यूट्रिशन आहार अपने पशु को दे सकते हैं। बिल्कुल। क्या पशु इसको अडेप्ट करने में, इसको पचाने में क्या कुछ मतलब सूट कर जब होता है पशु को, तो ये कुछ टाइम लेता है, या फिर अब हम किसी भी नए पशु को अगर ये दे रहे हैं तो वो उसी को अडेप्ट कर लेगा? देखो क्या होता है ना, इसकी खुशबू सिरके जैसी होती है, अच्छा, तो पशु के लिए थोड़ी मोहक खुशबू है। ये अच्छा। ज़्यादा अच्छे से चाव से खाता है। अच्छा, साइलेज के केसेस में ये देखा गया है, जब भी हमने किसी पशु को साइलेज खिलाने की कोशिश की तो वो चाव से उसे खाता है, तो जल्दी अडेप्ट करता है हरे के मुकाबले। हरे के मुकाबले। हाँ, तो हरे के मुकाबले जल्दी अडेप्ट करता है, तो उसका ड्राई मैटर इनटेक भी थोड़ा बढ़ता है कि हाँ उसको पसंद है वो खुशबू। सही अचार बना हुआ है, सही क्वालिटी का बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये एक तरीके से बून है डेयरी विन विन फार्मिंग सिचुएशन है हमारे किसान भाई बहनों के लिए। बिल्कुल ज़बरदस्त खर्चा भी वाली कम है। हो रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, पशु भी उसको पसंद कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पशु साइलेज को बहुत ज़्यादा पसंद करता है।
अगर हम दूसरी तरीके से देखेंगे कि अगर साइलेज उपस्थित नहीं है तो डेयरी फार्मिंग करना लगभग मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन सा कह सकते हैं, क्योंकि उतना उससे इकोनॉमिक्स नहीं आ पाता है। तो साइलेज के साथ ही हम ड्राई मैटर इनटेक पूरा कर पाते हैं पशु का। इसका बहुत बड़ा योगदान है साइलेज का। जो डेयरी फार्मिंग बढ़ी है पिछले 10-15 सालों में, जिस तरीके से अवेयरनेस आई है पशुपालकों में कि साइलेज हमको यूज़ करना है, जो एक बार खिलाता है उसको लगता है कि नहीं, इसके बिना काम नहीं चल सकता है, और ये सच भी है। तो साइलेज का जो क्रिया है उसके बनने की, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि क्या इक्विपमेंट लगते हैं, क्या मशीनें होती हैं, इस बारे में। बिल्कुल। साइलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब हम उसको अवस्था को पहचान लेते हैं। जैसे हम मक्की के साइलेज के बारे में बात करते हैं, जो सबसे कॉमन है, हाँ, इंडिया के अंदर क्या ग्लोब में सबसे कॉमन मक्की का अचार है। इसको अचार भी बोलते हैं, जैसे घरों में हम अचार बनाते हैं वैसे ही ये इसको अचार भी बोला जाता है। तो जो मक्की का अचार है उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि उसकी अवस्था को पहचानना, कि कौन सी अवस्था है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि हाफ मिल्क लाइन स्टेज, जब मक्की का दाना आधा पीला हो जाए और आधा दूधिया रहे, उस टाइम पे इसको जो है हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। और ज़मीन से जो है 6 इंच छोड़ के काटा जाता है, क्योंकि ज़मीन से नीचे वाली जो ऊंचाई है वहाँ पे लिग्निन कंटेंट बहुत है। लिग्निन वो चीज़ है जो पेड़ों के लिए भगवान ने बनाई थी कि ये जो चीज़ है ये इसकी सुरक्षा करेंगे। जैसे हमने देखा है छोटा बूटा होता है, वो बहुत कोमल सा होता है, उसे हम हाथ से उखाड़ लेते हैं। जैसे बड़ा होता जाएगा, उसका तना बड़ा हो जाएगा, तो तने की जो एक्चुअल मोटाई आ रही है वो लिग्निन कंटेंट है, वो पचने लायक नहीं होती है। तो ऐसे ही जो क्रॉप है जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसका तना जो है अपने आप को मजबूती देने के लिए उसे ठोस बना लेता है। तो 6 इंच तक वो लिग्निन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस 6 इंच से ऊपर से इसको काटना चाहिए। उसके बाद में इसकी जो चॉपिंग लेंथ है, मतलब जो कुट्टी की जाती है, वो आधा इंच से कम होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी अवस्था जो है उस टाइम पे नमी जो है इसमें लगभग 70% के आसपास होनी चाहिए। पैसे से 70% की अगर नमी होएगी तो बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा हो जाएगा, और वही एक्चुअल स्टेज है इसको कट करने की। फिर उसके बाद में देखो कई तरीके से साइलेज बनाते हैं लोग, जैसे मैंने बताया पाइल में भी बना रहे हैं। मतलब पाइल मतलब जब हम उसे ज़मीन के ऊपर बिछा के और बनाते हैं, तो उसका प्रोसेस भी बहुत इजी है कि 6 इंच जो है मिट्टी हमने डाल दी, उसके ऊपर हमने हमारी फसल को कुट्टी करने के बाद में रखी और ट्रैक्टर की मदद से हमने उसे प्रेस किया ताकि हवा निकल सके। उसके बाद बंकर्स में भी डालते हैं, जो विदेशों में बहुत कॉमन है। इंडियन कंडीशंस में जहाँ पे हर जगह पे लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, फार्मर्स परेशान रहते हैं, वहाँ पे बेलिंग सिस्टम है, बेल बना दिया जाता है। वही कुट्टी करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसको बेल की फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, बेल फॉर्म में बनाने से क्या होता है कि सारा कंप्रेशन ईजी हो जाता है। वो कंप्रेस्ड इजीली हमने कर दिया, तो लगभग 1 क्यूबिक फीट के अंदर 20 से 22 किलो जो है फॉडर क्रॉप आ जाती है, और इतना कंप्रेशन उसके अंदर होना चाहिए। उसमें फिर 45 दिन तक 45 से 60 दिन के अंदर हम उसे रखते हैं, और वो उसके बाद किण्वित होके फर्मेंट होके एक साइलेज की फॉर्म में रेडी हो जाता है, जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। ये साइलेज को बनाने का प्रोसेस है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसकी स्टेज, अच्छी कटाई, अच्छी कुट्टी करना और कंप्रेस। हवा निकालना बहुत ज़रूरी है। हवा और पानी का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हवा नहीं निकली है तो वो ख़राब हो जाएगा, और अगर पानी ज़्यादा है तो भी वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से साइलेज को बनाया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, मैंने अभी भी बोला कि साइलेज काफ़ी पॉपुलर है, बाज़ार में किसान लोग ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज से 5 साल बाद इसका डिमांड और सप्लाई कितना बढ़ेगा? मेरा जो मानना है, जिस तरीके से पिछले 4 साल के अंदर साइलेज के लिए नए बेलिंग यूनिट्स आ गए हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ गए हैं, तो उस तरीके से डिमांड और सप्लाई दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली पशुपालक अवेयर होता जा रहा है कि किस तरीके से हम हमारे पशु के उत्पादन को, उसके प्रजनन को अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए साइलेज कितना ज़रूरी है, ये उसे पता चलता जा रहा है। हाँ। तो जितना पता चलता जाएगा उतना ही इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और उतना ही ये ज़्यादा के ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगा। अच्छा। तो इसी कारण से ये यूज़ हो रहा है। मुझे आज भी ध्यान है कि शायद 2018 के अंदर
पंजाब में सबसे पहली बेलिंग यूनिट लगी थी, और उस टाइम पे उसके 18 के लास्ट तक शायद 16 या 17 बेलिंग यूनिट थी पंजाब में, और आज की डेट में शायद वहाँ 80 यूनिट्स हैं। अच्छा, तो इस तरीके से तेजी से ये बढ़ बिजनेस रहा है। ग्रो हो रहा है, तो लोगों को पता भी है और डिमांड भी है, इसीलिए बिजनेस ग्रो हो रहा है। सप्लाई भी, इसीलिए हाँ। लोग, सप्लाई एक जना नहीं पूरी कर सकता है, हाँ, ठीक है। सप्लाई भी ग्रो हो रही है, ये बिल्कुल, सप्लाई इसी कारण से ग्रो हो रही है क्योंकि लोग डिमांड एंटर बढ़ करते जा रहे हैं, लोग, डिमांड बहुत है, डिमांड सप्लाई रेशियो उसी तरीके से चल रहा है। जी। सर, ये तो हो गई साइलेज की बात। मैंने व्हीट स्टॉक, राइस स्टॉक के बारे में भी बहुत सुना है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है और क्या अंतर है, यह बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, व्हीट स्ट्रॉ और राइस स्ट्रॉ दोनों ही जो है सूखे चारे का प्रकार है, ठीक है। दो अलग अलग फसलें हैं, दोनों के फसलों से एंड में जो है हम तूड़ी लेते हैं। तो इनमें अंतर है लिग्निन कंटेंट का अच्छा, और डाइजेस्टिबिलिटी का, अच्छा। ठीक है। सिलिका कंटेंट का भी अंतर है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि व्हीट स्ट्रॉ के अंदर जो है लिग्निन कंटेंट 6 से 7% होता है, वहीं राइस स्ट्रॉ के अंदर 15 से 16% के बीच में है। 15% तो मतलब कि डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है राइस स्ट्रॉ में। अच्छा। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि व्हीट स्ट्रॉ अगर हम यूज़ करते हैं तो बेहतर पाचन होगा इन कंपैरिजन टू राइस राइस स्ट्रॉ। स्ट्रॉ। अगर हम जो है चावल वाली भूसी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि फास्फोरस कंटेंट भी कम जा रहा है क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी कम है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें कम मिलती हैं, तो वो जो बाकी चीज़ों के एब्जॉर्प्शन में भी फ़र्क डालती हैं। अच्छा। हम देखेंगे कि पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी और कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, अगर हम राइस स्ट्रॉ या चावल की भूसी या तूड़ी यूज़ कर रहे हैं। तो उसी अच्छा। कंपैरिजन में अगर हमने गेहूं की तूड़ी या भूसी यूज़ करी है तो वहाँ पर हमको दिखेगा कि राइस स्ट्रॉ के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हमको पाचन क्रिया अच्छी चल रही होती है। तो मेरे हिसाब से जो है मेन है कि पाचन क्रिया अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि पाचन सही है तो गाय ने दूध भी अच्छा देना है, उसकी हाँ। सेहत भी अच्छी रहनी है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है पाचन क्रियाओं में। तो इसीलिए मेरा खुद का मानना है कि जो है गेहूं की भूसी या तूड़ी को ही हमें एज ए फिलर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इन द एंड है तो दोनों फिलर्स ही। मेन न्यूट्रिशन जो मिलना है वो हरे चारे से, हरे चारे के प्रकार जैसे साइलेज हो गया या हेलेज हो गया, उनसे ही न्यूट्रिशन मिलना है। पर जो हम ड्राई मैटर पूरा करने के लिए, उसकी पेट की भूख को शांत करने के लिए फिलर्स दे रहे हैं, वो भी अच्छे पाचक होने चाहिए। अगर वो अच्छे पाचक नहीं है तो वो उस पाचन क्रियाओं को प्रभावित करेंगे, जिससे कि उसके दूध उत्पादन में, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा समस्याएं चालू हो जाएंगी और वो उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उतना दूध उत्पादन उत्पादन में आएगी समस्या आगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे वो अपने पशुओं के आहार को और अच्छा बना सके? देखिए, मैं तो मेरे पशुपालक भाइयों बहनों को यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप एक संतुलित पशु आहार नहीं खिलाएंगे, पशु राशन नहीं खिलाएंगे, तो आपका पशु अच्छा उत्पादन और प्रजनन की तरफ नहीं जा पाएगा। तो मेरी तो सलाह यही है कि अगर आप साइलेज को ख़रीद रहे हैं, मोल लेके उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके सभी पैरामीटर्स को आप ज़रूर देखें। जैसा मैंने पीएच के बारे में बताया कि 3.8 से 4.2 के बीच में पीएच होना चाहिए। ड्राई मैटर जो है 30 से 35% होना चाहिए। उसका एनडीएफ जो है साइलेज का, एडीएफ जो है वो 45 से 55% एनडीएफ और 25 से 30% एडीएफ होना चाहिए। उसमें एसिड्स किस तरीके के अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग साइलेज को ख़रीदें और देखें कि कौन कितना अच्छा साइलेज बना रहा है, किसके पास किस तरीके की मशीनरी अवेलेबल है। उसके अलावा अच्छे से अच्छा पशु आहार यूज़ करें। अगर पशु आहार अच्छा नहीं होगा तो आपका साइलेज को खिलाने का जो जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उतना आप दूध उस उत्पादन उनसे नहीं ले पाएंगे। दोनों चीज़ें ही बैलेंस फॉर्म में लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छा पशु आहार और अच्छा साइलेज नहीं लिया है या नहीं बनाया है तो आपको पशु जो है उस तरीके से उत्पादन नहीं कर पाएगा और स्वस्थ नहीं रह पाएगा जो उसे होना चाहिए, जिससे आपकी जो डेयरी फार्मिंग है वो प्रॉफिट में चली जाए, उससे आपको लाभ हो और आपके पशु भी खुशहाल रहें। अगर आप खुद का साइलेज बना रहे हैं तो आप उन बातों का ध्यान रखें जो मैंने अभी पीछे बताई हैं कि किस तरीके से आपको फसल को काटना है, किस तरीके से उसकी कुट्टी बनानी है, किस तरीके से उसे कंप्रेस करना है। कंप्रेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंप्रेस सही तरीके से नहीं हुआ है
तो आपका जो साइलेज है वो अच्छा नहीं बनेगा और फसल सारी खराब हो सकती है। बिल्कुल, एक पशु हमारे परिवार का ही सदस्य बन जाता है कुछ टाइम बाद, तो उसकी सेहत पे भी उसी तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए जैसे हम अपने घर परिवार के लोगों की सेहत पे ध्यान देते हैं, उनके आहार पे ध्यान देते हैं। इसी के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ धन्यवाद। हमारे शो में आने के लिए। ऑल्सो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे सारे दर्शकों का हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको कोई भी इस पूरी वार्तालाप से कुछ अच्छा लगा या फिर आपको कुछ सवाल मन में उठे तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू सो मच।